Hello students, welcome to the lecture 22 of your subject operating system and your lecture 11 of your unit 2, myself Professor Dipali Jain. So let's see the topics and outlines of our today's session. As I have completed 3 types of scheduling algorithms out of 5 types, first, second, third, FCFS, SJF and SRTF. Now let's see the 4th priority scheduling, and the non-primitive priority scheduling is already done with the numerical and advantages and disadvantages. Today I will complete the primitive priority scheduling with numerical and its advantages and disadvantages as well, right? So see the question, how the question will come in your GTU exam. This is the question, right? तो यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिख रहा है, जैसे आप प्रीवियसली क्वेश्चंस इसके कर चुके हो. प्रोसेस है, AT मीन्स अराइवल टाइम, प्रायोरिटी एंड BT मीन्स बर्स्ट टाइम. तो आपको ये थेरेटिकल वे में भी क्वेश्चन गिवन हो सकता है, एज वेल एज जनरली ये क्वेश्चन जो है गेट के एग्जाम में या नॉर्मली GTU के अंदर तो न्यूमेरिकल जो है 7 मार्क्स का वो टेबुलर फॉर्मेट के अंदर ही आपको गिवन होगा. तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है यूजिंग द प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. सो आपने मुझसे प्रिमिटिव SJF का जो न्यूमेरिकल सीखा था ये बिल्कुल वैसा ही है, बस आपको यहाँ पर प्रोसेस को शेड्यूल करना होगा एज पर द प्रायोरिटी, राइट. तो इसके लिए आप पहले पूरा क्वेश्चन के अंदर आंसर में फिर से टेबल बनाएंगे, और जैसा आपने नॉन प्रिमिटिव के अंदर किया था कि जो हाईएस्ट नंबर था उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी, जो लोएस्ट नंबर है उसको हम देंगे लोएस्ट प्रायोरिटी, राइट. तो अब यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन की है वो किस तरीके से की है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बनाना होगा गैंट चार्ट. तो गैंट चार्ट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से. तो आप टेबल में चेक करोगे कि अराइवल टाइम 0 के ऊपर कौन सा है प्रोसेस, वो है आपका P4, राइट. तो P4 प्रोसेस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अराइवल टाइम 0 के ऊपर. ओके, तो आप P4 को सबसे पहले जो है वो मेंशन करोगे गैंट चार्ट के अंदर. तो यहाँ पर लिखोगे, देखो यहाँ पर 0 के ऊपर है P4, तो P4 को मेंशन करोगे तो उसका अराइवल टाइम हो गया 0 और उसका बर्स्ट टाइम जो है P4 का हो गया 1. तो वो यहाँ पर आप लिखोगे. प्रिमिटिव का मीनिंग आप जानते हो कि प्रोसेस बीच में ही अपना लीव कर सकता है, राइट. प्रोसीजर जो है वो लीव कर सकता है, कैन लीव. तो यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर पे P4 शेड्यूल हो गया है और उसका बर्स्ट टाइम भी ओवर हो गया है, राइट. तो 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0. ओके, तो प्रोसेस में अवेलेबल जो है अभी 1 यूनिट तक ही हम करते हैं, जैसा आपने SJF के अंदर भी देखा था. तो 1 यूनिट यहाँ पे इसका बर्स्ट टाइम है, तो इसीलिए 1 - 1 इक्वल टू 0 हो गया, राइट. तो आपको यहाँ तक का समझ में आया? नहीं होता है तो मैं आपको फिर से स्टार्ट करके बताती हूँ कि हमेशा हम अराइवल टाइम 0 से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर अराइवल टाइम 0 के ऊपर है P4 प्रोसेस, तो शेड्यूल होगा आपका P4, राइट. ये हमको 1 यूनिट तक ही शेड्यूल करना है. तो जैसा आपने प्रिमिटिव SJF के अंदर भी किया था, और हम 1 यूनिट तक की शेड्यूलिंग करते हैं जब तक कि हमारे पास सारे प्रोसेसेस अवेलेबल नहीं हो जाते. ओके, तो हमारे पास लास्ट अराइवल टाइम जो है वो कितना है, वो है हमारे पास में लास्ट अराइवल टाइम 5 है. तो हमको 5 तक की 1 यूनिट तक की क्या करनी होगी, पहले शेड्यूलिंग करनी होगी. तो देखो यहाँ पर P4 के बाद में जैसे 5 तक कंटिन्यू 1 यूनिट तक की शेड्यूलिंग हो रही है. तो इस तरीके से 1 यूनिट तक की शेड्यूलिंग करनी होगी जब तक कि हमको सारे प्रोसेस अवेलेबल नहीं हो जाते. तो P4 का जो बर्स्ट टाइम है वो कितना है, वो 1 है. सो 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. 1 यूनिट से आपने इसको किया शेड्यूल. सो P4 कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस में से. तो हम नेक्स्ट अवेलेबल टाइम 1 पे, तो नेक्स्ट अराइवल टाइम आपका 1 जो है वो क्या हो गया P1, राइट. तो P1 जो है अवेलेबल है तो वो है प्रोसेस P1. सो हमको नेक्स्ट प्रोसेस शेड्यूल करना है P1. उसको हम कब तक शेड्यूल करेंगे, 1 यूनिट तक शेड्यूल करना है. तो बस टाइम उसका कितना दिया है 4. तो आप 4 - 1 करोगे इक्वल टू क्या आ जाएगा 3. तो यहाँ पर P1 लिखोगे और +1 करके लिखोगे 2. ओके, नेक्स्ट अराइवल टाइम जो है आपका वो आता है 2 के ऊपर. अब आपको चेक करना होगा कि कौन सी प्रोसेस अवेलेबल है. तो 2 के ऊपर अब 2 अवेलेबल हो गए, एक P1 और P2. यहाँ पर अवेलेबल की आपको क्यू बनानी है. ओके, तो पहले आपका प्रोसेस P1 जो था उसकी प्रायोरिटी जो थी वो 5 थी. अब 2 प्रोसेस है P1 और
P2। तो पहले P1 P2 लिखोगे, अवेलेबल जो है आपके अराइवल टाइम 2 के ऊपर दो अवेलेबल है, P1 और P2, दोनों की प्रायोरिटी आप अवेलेबल क्यू के अंदर लिखोगे 5 और 2। किसकी प्रायोरिटी जो है वो हायर है, तो हायर प्रायोरिटी किसकी है, P1 की है, राइट। तो फिर से कौन शेड्यूल होगा, आपका P1 होगा, ओके। तो P1 की है 5, तो शेड्यूल होगा P1। सो आप क्या करोगे, फिर से उसका बर्स्ट टाइम 1 यूनिट माइनस करोगे, 3 - 1 = क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अवेलेबल प्रोसेस जो है अराइवल टाइम 3 के ऊपर कितने हो गए, P3 है, तो P1 P2 और P3, क्योंकि अभी भी इनके बर्स्ट टाइम क्या है, रिमेनिंग है। तो अवेलेबल की क्यू में लिखोगे P1 P2 P3 और ऊपर मेंशन करोगे उसकी प्रायोरिटीज एज पर द टेबल। P1 P2 P3 की, तो इसकी प्रायोरिटी जो है वो है 5, इसकी 2 है और इसकी है 6, राइट। तो कौन सा प्रोसेस शेड्यूल होगा, P3। कौन सा शेड्यूल होगा इन तीनों में से, P3 वो लिखोगे आप। और 6 - 1 क्योंकि उसको 1 यूनिट से ही हमको करना है, जब तक कि सारे प्रोसेस अवेलेबल नहीं हो जाते क्यू के अंदर, जब तक कि हमारे 1 2 3 5 सारे नहीं प्रोसेस अवेलेबल हो जाते, ओके। 5 अराइवल टाइम तक आपको रीच करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 - 6 - 1 = 5, तो आप वो यहाँ पर मेंशन करोगे। नेक्स्ट अराइवल टाइम आता है आपका 4 के ऊपर कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है, तो वो क्यू में लिखोगे आप, P1 है, P2 है, P3 है, राइट। और आपका P5 प्रोसेस जो है वो क्या है, अराइवल टाइम के ऊपर अवेलेबल है। सबकी क्या मेंशन करोगे, प्रायोरिटी, क्योंकि P4 तो कंप्लीट खुद हो चुका है, राइट। तो P4 को अपन इसके अंदर नहीं लिखेंगे, कौन कौन से बचे हैं, P1 P2 P3 और P5, तो वो सारे लिखोगे और उसके ऊपर मेंशन करोगे उन सब की प्रायोरिटीज। तो मैंने मेंशन की P1 की 5 है, P2 की 2 है, P3 की 6 है और P5 की 7 है। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, P5 की है 7। तो पहले वो क्या होगा शेड्यूल, तो यहाँ गैंट चार्ट के अंदर आप P5 लिखोगे और 1 यूनिट तक उसको करोगे, तो यहाँ पर क्या मेंशन हो जाएगा, 5 मेंशन हो जाएगा। साथ में यहाँ मेंशन करने के बाद आपको उसके बर्स्ट टाइम को भी माइनस करना है। तो इसका बर्स्ट टाइम कितना है, P5 का 2 - 1 = क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट अराइवल टाइम में आपका 5, वहाँ तक के अवेलेबल प्रोसेस आप क्यू के अंदर मेंशन करोगे। तो मेंशन किया इसके अंदर, तो P1 P2 P3 P5 और P6 सबकी प्रायोरिटीज मेंशन करोगे, इसकी 5, इसकी 2, इसकी 6, इसकी 7 और 8। तो P6 की प्रायोरिटी क्या हाईएस्ट है, इसलिए गैंट चार्ट में कौन आएगा, अब P6 आएगा, राइट। और उसका बर्स्ट टाइम कितना है, 3। और अब तक आपके सारे प्रोसेस इसके अंदर जो है अराइवल टाइम तक आ चुके हैं, राइट। तो इसीलिए आप इसके अंदर पूरा टाइम जो स्लॉट है वो आप क्या कर सकते हो, लेस कर सकते हो। तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पे 5 + 3 कितना आ जाएगा, 8, ओके। अब आपके रिमेनिंग प्रोसेसेस की अब आपको क्यू को कंटिन्यू करना है, ताकि सारे प्रोसेस जो हैं, जो बीच में अपना प्रोसेस छोड़ के गए थे, वो सब कंप्लीट होते जाए। तो अब अवेलेबल प्रोसेस में कौन है, P1 P2 P3 और P5, राइट। P6 आपका खत्म हो गया है, P4 आपका 0 हो चुका है। इसमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, P5 की। तो अब गैंट चार्ट में क्या आ जाएगा, P5, राइट। P5 को चेक करोगे, उसका बचा हुआ टाइम कितना है, 1। तो 1 - 1 = 0 और यहाँ पर 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9, ओके। अब नेक्स्ट आपके कौन कौन से हैं प्रोसेस रिमेनिंग, अब P5 कट हो गया अवेलेबल की क्यू में से, बचे P1 P2 P3, तीनों की आप क्या करोगे, प्रायोरिटी लिखोगे, 5 2 और 6। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, P3 की है। तो गैंट चार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड P3 को चेक करो, बस टाइम कितना बचा है, 5, राइट। तो 9 + 5 कितना हो जाएगा, यहाँ 14 और 5 - 5 = 0। तो अब आपके अवेलेबल की क्यू में से कौन कट हो जाएगा, P3 भी कट हो गया है। अब कौन कौन से प्रोसेस बचे हैं, P1 एंड P2, राइट। दोनों की प्रायोरिटी कितनी है, P1 की है 5, P2 की है 2। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, P1 की। तो P1 अब आपका गैंट चार्ट के अंदर शेड्यूल होगा P1, बचा हुआ रिमेनिंग टाइम कितना है, 2। तो 14 + 2 16 और 2 - 2 = 0। यहाँ पर 2 - 2 = 0 हो जाएगा। फिर आपके अवेलेबल की क्यू को मैच करोगे, अब बचा प्रोसेस कौन सा है, P2, और वो एक ही है तो वो शेड्यूल हो जाएगा। तो गैंट चार्ट के अंदर P2 मेंशन करोगे, P2 का बस टाइम कितना बचा है वो चेक करोगे,
राइट तो P2 का इसके अंदर 5 ही बचा था, तो 5 - 5 = 0। यहाँ पे 16 + 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 21। तो यहाँ पर इस तरीके से सारे प्रोसेस जो हैं जिनका बर्स्ट टाइम 0 0 0 हो चुका है, दैट मीन्स वो सारा अपना टास्क जो है कंप्लीट होकर के शेड्यूल होकर के डन हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपका गैंट चार्ट रेडी हो जाता है। एज वी नो कि गैंट चार्ट जब आपका प्रिपेयर हो जाता है तो यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट द वेटिंग टाइम्स एंड योर टर्न अराउंड टाइम्स, राइट। तो पहले आपको क्या निकालना है, टर्न अराउंड टाइम। कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है कंप्लीशन टाइम जो आपको देखना है माइनस अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, कंप्लीशन टाइम आपको गैंट चार्ट में से देखना है हर प्रोसेस का। सबसे पहले आएगा P1 को चेक करोगे गैंट चार्ट में, लास्ट P1 कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे उसका कंप्लीशन टाइम कितना है 16 दिख रहा है आपको। P1 का कंप्लीशन, ये इनिशियल टाइम होता है आगे वाला प्रोसेस के, और पीछे वाला जो होता है उसका कंप्लीशन टाइम होता है। तो 16 माइनस और उसका अराइवल टाइम क्वेश्चन में से चेक करोगे कितना है 1। 16 - 1 = 15 मिली सेकेंड। अब P2 का कंप्लीशन टाइम गैंट चार्ट में से चेक करोगे, P2 लास्ट कहाँ खत्म हो रहा है, वो लास्ट में यहाँ पे खत्म हो रहा है। उसका कंप्लीशन टाइम क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 21। सो 21 माइनस अराइवल टाइम कहाँ पे देखोगे टेबल में से, तो P2 का अराइवल टाइम क्या है 2 है, तो 21 - 2 कितना हो जाएगा 19 मिली सेकेंड। अब P3 प्रोसेस है, उसका कंप्लीशन टाइम कहाँ से चेक करोगे गैंट चार्ट से। P3 लास्ट कहाँ ओवर हो रहा है, यहाँ पर ओवर है, राइट। उसका कंप्लीशन टाइम क्या हो गया 14 और अराइवल टाइम क्या हो जाएगा 3। तो 14 - 3 = 11 मिली सेकेंड, राइट। तो यहाँ पर आपके 3 प्रोसेस का अपन ने टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लिया है। अब 3 का और अपन को कैलकुलेट करना है। तो लेट्स सी P4 प्रोसेस है, उसका कंप्लीशन टाइम लुक इनटू द गैंट चार्ट। जो आपका P4 प्रोसेस है वो कहाँ ओवर हो रहा है, सबसे पहले वही ओवर हुआ था, उसका कंप्लीशन टाइम क्या है 1। तो 1 माइनस उसका अराइवल टाइम, तो चेक P4 का अराइवल टाइम 0, तो 1 - 0 कितना हो जाएगा आपका 1 मिली सेकेंड। P5 का है, तो गैंट चार्ट में कंप्लीशन टाइम देखो P5 कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे 9 और उसका अराइवल टाइम P5 का 4, तो 9 - 4 = 3 मिली सेकेंड। तो ये हो गया आपका 9 - 4 = 5 मिली सेकेंड। नाउ द लास्ट वन इज P6 का कंप्लीशन टाइम, तो P6 गैंट चार्ट में यहाँ पे इसका कंप्लीशन टाइम क्या 8 और उसका अराइवल टाइम है 5, तो 8 - 5 = 3 मिली सेकेंड। तो इस तरीके से आप सबके टर्न अराउंड टाइम हर प्रोसेस का कैलकुलेट करोगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं टोटल टर्न अराउंड टाइम, राइट। तो TT तो कैलकुलेट करोगे टर्न अराउंड टाइम का डबल TAT टोटल टर्न अराउंड टाइम, तो दैट इज 15 + 19 + 11 + 1 + 5 + 3 = 54 मिली सेकेंड, राइट। नाउ एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ओके, तो 54 / 6 क्योंकि 6 प्रोसेस है और टोटल 54 था, तो = 9 मिली सेकेंड। तो यहाँ पर आपके हर प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम का कैलकुलेशन कंप्लीट होता है P1 to P6 प्रोसेस तक। नाउ लेट्स वी कैलकुलेट द वेटिंग टाइम। तो द फॉर्मूला फॉर द वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम जो अभी आपने जस्ट कैलकुलेट किए हैं सबके, और बर्स्ट टाइम एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे बर्स्ट टाइम आपको हर प्रोसेस P1 के लिए, P2 के लिए, P3, P4, P5 और P6 तक, टिल P6 तक आपको टेबल में ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो P1 का आपको निकालना है। तो जस्ट अभी आपने टर्न अराउंड टाइम P1 का निकाला था 15 मिली सेकेंड, राइट, और बर्स्ट टाइम कितना है 4, तो 15 माइनस क्या होगा आपका 4 होगा, कितना होगा 15 - 4, 15 - 4 = 11 मिली सेकेंड। ऐसे P2 का आप कैलकुलेट करोगे तो टर्न अराउंड टाइम क्या था P2 का 19 मिली सेकेंड माइनस बर्स्ट टाइम 5, राइट। तो 19 - 5 कितना हो जाएगा 14 मिली सेकेंड। अब P3 का आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो P3 का आपने टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट किया था अभी जस्ट, तो कितना था 11 और बर्स्ट टाइम आपका क्या हो जाएगा P3 का 6, 11 - 6 दैट इज 5 मिली सेकेंड। P4 का आपको कैलकुलेट करना है, तो P4 का क्या हो जाएगा आपका
टर्न अराउंड टाइम इज 1 मिली सेकेंड और बर्स्ट टाइम उसका हो जाएगा P4 का 1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 मिली सेकेंड। P5 का आपको कैलकुलेट करना है, राइट, तो P5 का टर्न अराउंड टाइम 5 मिली सेकेंड और बर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा P5 का 2, 5 - 2 कितना हो जाएगा आपका 3 मिली सेकेंड। P6 का आपको कैलकुलेट करना है तो 3, राइट, और -3 तो इक्वल टू 0 मिली सेकेंड्स। तो यहाँ पर आपके सारे प्रोसेस के वेटिंग टाइम्स भी कैलकुलेट हो चुके हैं। आपका फॉर्मूला था टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो इसीलिए हम यहाँ पर वेटिंग टाइम से पहले प्रिमिटिव में क्या कैलकुलेट करते हैं, टर्न अराउंड टाइम्स, ताकि ये कैलकुलेट होंगे तो आप वेटिंग टाइम की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल वेटिंग टाइम, द सम ऑफ 11 + 14 + 5 + 0 + 3 + 0 दैट इज 33 मिली सेकेंड्स। सो average total waiting time, ATWT, the full form is average total waiting time, तो 33 डिवाइड बाय 6 दैट इज योर 5.5 मिली सेकेंड। तो यहाँ पर आपके टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम का कैलकुलेशन जो है वो कंप्लीट होता है फॉर व्हाट, प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ओके, so let's see the advantages and disadvantages of primitive priority scheduling. Advantages: priority is considered so critical processes can get even better response time. तो आप पहले के न्यूमेरिकल्स चेक करोगे तो प्रिमिटिव के अंदर हमेशा आपको जो क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं वो बेटर रेस्पॉन्स टाइम देते हैं, पहले से ही आपको आउटपुट दे देते हैं। डिसएडवांटेजेस: स्टारवेशन इज पॉसिबल फॉर लो प्रायोरिटी प्रोसेस, क्योंकि हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस पहले सोल्व होते हैं, एज पर द प्रायोरिटी हम प्रोसेस को शेड्यूल करते हैं। जो लो प्रायोरिटी के प्रोसेसेस हैं उनको स्टारवेशन यानी हंग्रीनेस रहती है कि हमारा टर्न कब आएगा, राइट। स्टारवेशन मीन्स वो वेट करते हैं, उनको इस चीज़ की भूख होती है, दैट इज योर हंग्रीनेस कि हमारा टर्न कब आएगा। सो इट कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग द टेक्निक कॉल्ड एजिंग। तो बाद में एक टेक्निक डेवलप हुई थी जो स्टारवेशन की लो प्रायोरिटी प्रोसेस के लिए सॉल्व होती थी, वो दैट इज एजिंग। एजिंग क्या होता है, सो लेट्स सी। ग्रेजुअली दिस इज ग्रेजुअली इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेसेस दैट वेट इन द सिस्टम फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ऑटोमेटिकली जो अगर बहुत टाइम से लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं तो उनको ये क्या कर देता था, पहले ही प्रायोरिटी इंक्रीज करके सॉल्व कर देता था। कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरहेड इज देयर। तो आपने देखा है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर मूव करना। तो राइट, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब हमने गैंट चार्ट बनाया तो P1 फिर से आया, फिर P3, P5, P6, फिर अगेन P5। तो इस तरीके से स्विचिंग होती रहती है, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जो ओवरहेड, राइट, मल्टीपल टाइम्स डन होती है, राइट। तो इससे क्या होता है, ओवरहेडिंग का इशू जनरेट हो जाता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। और ये आपका भी ऑनलाइन लेक्चर है, अदरवाइज हम इसको बोर्ड पे भी सॉल्व करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट सो देन आस्क मी, आई विल सॉल्व इन डाउट सॉल्विंग सेशन or many more example if you want, then I will give you after the practice of this particular one example which is asked so many times in GTU exam. So thank you students. In next lecture you will see the 5th type of scheduling algorithm which is remaining out of 5 types, that is round robin scheduling algorithm.